टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे बेटा हम। उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल्ड ग्लास प्रिज्म है। तो 200 रुपये तो डाले वायरिंग के लिए। हाँ फिर वो ना ऐसी बात है। This is a right angled prism, glass prism है, refractive index is 1.5। अच्छा 1.5 भी नहीं, क्वेश्चन ही डिफरेंट है। There are 3 rays of light, red, green and blue. These 3 rays of light fall on the side AB. ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the prism for red, green and blue colors red, green and blue primary colors. The refractive index of the prism for red, green and blue colors is 1.39, 1.44 and 1.47। किसी भी मीडियम का, आगे चल के हम प्रिज्म की जब बात करेंगे तो उसमें ये चीज पढ़ेंगे, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है इस चीज पे कि जो लाइट इस पे फॉल कर रही है उसका वेवलेंथ कितना है। जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होता है। ठीक है, देयर इज अ रिलेशन जो वेवलेंथ को रिलेट करता है विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर द टाइम बिंग ये क्वेश्चन में दिया है कि रेड के लिए ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.39, ग्रीन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.44 और ब्लू कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.47। फॉर द टाइम बिंग आप इतना ही याद रखें कि म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, आल्दो रिलेशन ऐसा नहीं है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम। तो अमंग दीज 3 आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। ये 3 रेज हैं जो किसी राइट एंगल प्रिज्म के ऊपर नॉर्मली फॉल कर रही हैं ऑन द फेस ए बी। आपको ये बताना है या पूरा ट्रेस करना है, इन रेज का पाथ ट्रेस करके फाइनली ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सी एक, दो या तीनों की तीनों, which of the following, which of the rays, एक या एक से ज्यादा, will emerge out of the face AC। ये जो फेस AC है इसमें से कौन सी रेज जो है वो बाहर आएंगी, कौन सी रेज जो है वो इमर्ज हो जाएंगी। जो इसमें से यहां आ जाएगी वो बतानी है। ऑफ कोर्स जो यहां नहीं आएगी इसका मतलब यह है कि वो इस फेस AC से उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशंस हमने कल पढ़ी थी उसके बेसिस पे ही इस क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन बनाना है। कौन सी रेज हैं जो फेस AC से बाहर आ जाएगी और बाकी जो होंगी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण AC से रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है। जब हम सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक मीन सिंगल वेवलेंथ लेंगे तो म्यू की डिफरेंट वैल्यूज नहीं होती।
ठीक है, we have three different colors means we have three different wavelengths. So for each wavelength the refractive index is different. अब वो refractive index, angle of incidence या critical angle क्या रिलेशन होना चाहिए यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। देखो एक चीज तो यहाँ कंफर्म्ड है कि ये फेस ए बी पे अगर ये तीनों रेज नॉर्मली फॉल कर रही हैं, ये these three will go straight. नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस में तो लाइट सीधी आगे चली जाएगी, कोई भी कलर हो, I0 तो RB0। तो फेस AC पे तो तीनों फॉल कर रही हैं और तीनों फॉल कर रही हैं एट 45 डिग्री एंगल। कल पढ़ा था, क्योंकि वही ट्रायंगल है, वही ग्लास है। द ओनली थिंग इज नाउ वी हैव थ्री डिफरेंट कलर्स, बट फॉर ईच कलर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 45। Now more than 50% क्वेश्चन मैंने कर दिया ये बता के, although this is not part of the question। ठीक है, अब आपको ये बताना है, ये प्रेडिक्ट करना है कि कौन सी रेज इधर आएंगी, जो हमने कल एनालिसिस किया था उसी के बेसिस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, वही कंडीशंस यहाँ अप्लाई करके बताओ कि इन तीनों में से कौन सी रे इधर आएगी और कौन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण नीचे आ जाएंगी। ऑफ कोर्स आएंगी नीचे ही, जो भी आएगी, चाहे ये आए चाहे ये। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस तीनों के लिए 45 है, तो तीनों के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा, प्रोवाइडेड रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, प्रोवाइडेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एक तो हो रही है कि लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, अब दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वैल्यूज को रेफरेंस लेके ये बताना है कि एसी में से क्या बाहर आएगा। थोड़ा सा आप सोच लो, फिर मैं कराता हूं। सोचो, अगर यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, तीनों की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, तो कोई भी नहीं बाहर निकलेगी। ठीक है, लेट अस सी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसका होगा। फॉर ऑल द रेज I is equal to 45 डिग्री। कोई डाउट? सभी रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है या नहीं है? क्योंकि सभी रेज नॉर्मली फॉल कर रही थी परपेंडिकुलर के ऊपर, दिल गो स्ट्रेट। ठीक है, और ये एंगल तो 45 है, तो ऑब्वियसली ये भी 45 होगा, ये भी 45, ये भी 45। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कंडीशन है बेटा? व्हाट इज द मैथमेटिकल कंडीशन फॉर TIR टू टेक प्लेस? मैथमेटिकल कंडीशन थ्योरेटिकल तो ये है कि लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, वो तो जा रही है, ये भी डेंसर से रेयरर, ये भी डेंसर से रेयरर, ये भी डेंसर से रेयरर। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन I शुड बी ग्रेटर देन C। याद है? दैट मीन्स साइन I शुड बी ग्रेटर देन साइन C। होगा ऐसा ही या नहीं होगा? साइन I मीन्स साइन 45 should be greater than 1 by mu। कल पढ़ा साइन C ही तो 1 by mu होता है, C इक्वल टू साइन इनवर्स 1 by mu लिखा था। साइन 45 तो बेटा 1 by √2 हुआ, 1 by √2 should be greater than mu। समझ आ रहा है? अगर 1 by √2 जैसे मैं बोलूं 1 by 2 is greater than 1 by 3, होता है या नहीं होता है? सोचो, 1 by 2 is 0.5, 1 by 3 is 0.2, 0.33। तो ये करेक्ट है इनकरेक्ट है? बट इफ आई राइट 2 3 आई विल हैव टू चेंज द इनइक्वालिटी। समझ में आ रहा है? दोनों ट्रू है ना? अगर मैं इसको 1 by 2 की जगह 2 लिख देता और इसको 3 रख देता और यही लगता, ये तो इनकरेक्ट हो जाता। इसका मतलब अगर 1 by √2 1 by mu से बड़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, देयरफॉर √2 शुड बी लेस देन mu। यही लॉजिक लगाया मैंने। या
न्यू शुड बी ग्रेटर देन √2, एक ही बात है ना। 2 इज ग्रेटर देन 2 इज लेस देन 3 या 3 इज ग्रेटर देन 2, इट्स वन एंड द सेम थिंग। इट मींस म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.414। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से ज्यादा होना चाहिए। रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था कितना, 1.39। दैट मींस रेड का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए 1.414 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। ग्रीन के लिए था 1.44, ऑब्वियसली वो ज्यादा है, तो इसका मतलब ग्रीन का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ब्लू का 1.47 है, उसका भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो रेड और ग्रीन नहीं, ग्रीन एंड ब्लू का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा एंड रेड का सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा। रेड का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ओनली रेड कलर विल emerge out of the face AC. The other two colors will suffer total internal reflection. वास्मित क्या सोच रहा है? एक और सिचुएशन बेटा, अगेन इट इज बेस्ड ऑन द सेम phenomena, the total internal reflection. Suppose we have some liquid in a container. Say we have water in a pool. यहां पर इसकी डेप्थ गिवन है, दिस डेप्थ इज सपोज h, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, लीनियर नहीं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, जिससे लाइट एमर्ज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेज। वाटर है तो मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 लेंगे, बट अगर जनरल बात करनी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। द क्वेश्चन इज, यहाँ टॉप सरफेस में से लाइट बाहर आएगी या नहीं आएगी? ट्रांसपेरेंट है वाटर, लाइट बाहर आएगी, कितने एरिया से लाइट बाहर आएगी? और इसे फ्लैट सरफेस जैसे पूल है, उसके बेस में एक बल्ब लगा है, तो कितने बल्ब लगाने पड़ेंगे ये कैलकुलेट किया जा सकता है, ताकि पूरे का पूरा जो सरफेस ऑफ वाटर है वो इसका इल्यूमिनेशन हो जाए। पहले ये देखना पड़ेगा कि एक बल्ब लगाने से कितना एरिया इल्यूमिनेट होता है, कितने एरिया में से लाइट बाहर आती है। देखो इसको भी लॉजिकली समझो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे यहाँ चलेगा वो देखो। इस ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट मतलब सोर्स ऑफ लाइट, कोई रे ऑफ लाइट ऐसी होगी जो क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे फॉल कर रही है, या ये एज्यूम कर लेता हूं कि क्रिटिकल एंगल पे फॉल कर रही है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। क्या ये लाइट इधर आई? इधर भी नहीं आई, इट विल गो अलोंग द सरफेस इधर। हम तो यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं दिखेगा। जो रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे फॉल करेगी, ये सी है, जो इससे बड़े एंगल पे फॉल करेगी उसका तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो तो जाएगी ही नहीं बाहर। ऑन बोथ साइड्स इट विल हैपन। अगर कोई रे ऑफ लाइट सी से बड़े एंगल पे यहां फॉल करती है, आई ग्रेटर देन सी, तो उसका भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा आई ग्रेटर देन सी। अगर कोई रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल से छोटे एंगल पे फॉल कर रही होगी, वो तो आ जाएगी बाहर। इधर भी, इधर से भी स्ट्रेट तो आएगी आएगी। So can we think about a cone through which the light is emerging out?
ये पूरा हर तरफ होगा, मैंने आपको बोला ये तो सरफेस है। सो इस सरफेस पे ये वो सिचुएशन है फॉर विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सी। इधर से भी लाइट आई, इधर से भी पूरा सरफेस। अगर हम ये बोलें ये आर है, व्हाट इज दिस वैल्यू एच। अगर ये सी है तो ये भी सी होगा या नहीं होगा? ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब अगर कवरेज एरिया इस सोर्स का, इस लाइट के सोर्स का कवरेज एरिया है ए, विल इट बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर? लेकिन आर तो गिवन नहीं है हमें, तो या तो सी गिवन होगा अगर इजी क्वेश्चन होगा तो, और म्यू गिवन होगा। हम आर को इन टर्म्स ऑफ सी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ एच तो गिवन ही होगा कि डेप्थ कितनी है। सी हेयर आर बाय एच इक्वल टू tan सी। तो अगर क्रिटिकल एंगल दिया है तो आर विल बी इक्वल टू एच इंटू tan सी। सो कवरेज एरिया क्या बन जाएगा? पाई एच स्क्वायर tan स्क्वायर सी। लेकिन अगर इसी कवरेज एरिया को इन टर्म्स ऑफ म्यू एक्सप्रेस करना है तो क्या करेंगे? देखो tan सी होता है sin सी डिवाइडेड बाय cos सी। हमें सी फाइंड करना है बट म्यू गिवन है, सी तो पता नहीं है, सी पता करना है। कैन बी राइट दिस tan सी इक्वल टू sin सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। कौन सा फॉर्मूला लगाया? सबसे सिंपल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा क्या हुआ? रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कवरेज एरिया थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता है। tan सी साइन सी बाय कॉस सी से ये बना, तो tan सी बन सकता है कि 1 बाय म्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर। कैसे? यही तो पढ़ा, साइन सी इक्वल टू 1 बाय म्यू, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हम। सो दिस tan सी विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर में तो 1 बाय म्यू है, डिनोमिनेटर में ऐसा लिख सकते हैं रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय म्यू, या रूट के अंदर ही म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर। तो म्यू स्क्वायर और ये रूट कैंसिल। सो ये 1 बाय म्यू न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो tan सी कितना बन जाएगा? बोलो 1 बाय रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। अगर तो c का वैल्यू गिवन होगा तो ये पाई एच स्क्वायर tan स्क्वायर सी निकाल दिया। लेकिन अगर म्यू गिवन होगा तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू पाई एच स्क्वायर tan स्क्वायर सी 1 बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। बनाओ, कुछ पूछना तो पूछो। ठीक है, अभी आप इसको हेडिंग दे सकते हैं, कवरेज एरिया ऑफ ए बल्ब। बल्ब मतलब सोर्स। इसी कवरेज एरिया की जगह ये वर्ड यूज किया जा सकता है, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए फिश। Inside water, if there is a fish,
कैन दिस फिश सी एवरीथिंग अराउंड, या एक पर्टिकुलर एरिया तक ही लिमिटेड है इसका विजन? सेम डायग्राम है, देखो इनसाइड वाटर दिस इज फिश, दिस इज आई ऑफ द फिश। अब इस आई तक जो भी लाइट आ रही है, ठीक है, मैं रिवर्स बना रहा हूं, यू कैन ट्रेस दीज लाइक दिस आल्सो, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे देख रहे हैं। तो इसका जो विजन होगा ना, वो इस एरिया तक ही लिमिटेड होगा अगर ये लाइट ऐसे जा रही है तो। ठीक है, अगेन द सेम लॉजिक, अगर ये h डेप्थ तक है, ये r है, ये c, तो कवरेज एरिया या फील्ड ऑफ व्यू जो है वो थ्रू दिस एरिया ही होगा। मतलब अगर कोई यहाँ खड़ा है, इसकी लाइट यहाँ नहीं पहुंचेगी, इसका जो कवरेज एरिया होगा, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा, सेम तरीके से देखा जाए अगर, ठीक है, फिर से यहाँ ड्रॉ करके, ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड कुछ सिचुएशंस जिनके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहाँ एक ही फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो फॉर्मूला क्या है? साइन सी इक्वल टू 1/μ। बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे वी हैव सम मोर फिनोमिना, थ्योरेटिकल कुछ फिनोमिना है जिनको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। फिनोमिना बेस्ड ऑन total internal reflection. There is a natural phenomena called as mirage, mirage formation. What is a mirage? Mirage बोलते हैं illusion. It's an optical illusion. पढ़ा होगा आपने ये अपनी previous 10th class में पढ़ा होगा. It is an optical illusion generally observed in deserts during hot summer days. इस ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। जैसे नॉर्मली हम ऐसे इसको स्टडी करते हैं, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है किसी ऑब्जेक्ट की। ऐसा ऑब्जेक्ट, सपोज कोई ट्री है एंड देयर इज सम ऑब्जर्वर क्वाइट फार अवे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, इसको ऐसा लगता है कि वहां पानी है, रॉन्ग इंप्रेशन, दैट इज व्हाई इसको ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। बेसिकली इसकी एक इमेज दिखती है इसको दूर से, और वो इमेज बिल्कुल वैसे दिखती है जैसे पानी में इमेज बनती है। अगर यहाँ पानी होगा तब भी तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, बट ये बनते क्यों है वो देखो। बेटा नॉर्मल टेम्परेचर पे हम इसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं, दिस इज ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन सम हॉट समर डे। क्योंकि क्या होता है, जो एयर की डिफरेंट लेयर्स हैं
इन सब का टेम्परेचर डिफरेंट है। जो नीचे वाली लेयर्स होंगी नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सारी की सारी जो एयर की लेयर्स हैं इनकी डेंसिटी एक जैसी, बट जब टेम्परेचर बड़ा ज्यादा होगा स्पेशली डेजर्ट्स में दिस सैंड इज टू हॉट, तो यहाँ की जो एयर है वो रेयरर होती है एज कंपेयर टू द अपर लेयर्स। टेम्परेचर ज्यादा डेंसिटी कम, तो ऊपर टेम्परेचर कम है डेंसिटी ज्यादा होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो जब यहां से कोई रे ऑफ लाइट आती है तो बेसिकली वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम आ जाती है, क्योंकि ऊपर की लेयर्स की का टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण उनकी डेंसिटी टेम्परेचर सॉरी कम होने के कारण डेंसिटी ज्यादा है। नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, रेत गर्म है, ठीक है, ऊपर टेम्परेचर कम और डेंसिटी ज्यादा। डेंसिटी मतलब म्यू, इसी म्यू को ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। जब मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था तब बताया था, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिकल डेंसिटी। सो व्हाइल कमिंग फ्रॉम, अगर हम नंबर्स देके समझे, दिस सेकंड रे टू थर्ड रे, द रे विल एक्चुअली गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि वो डेंसर से रेयर आ रही है। फिर जब यहाँ से यहाँ बहुत सारी लेयर्स होंगी, ये तो मैंने ऐसे ही नंबर दे दिया 1 2 3 4, विल हैव लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स। सो यहाँ से जो लाइट आ रही है ये यहाँ से, यहाँ मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, फिर आएगी अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ऐसे बार बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल होते होते एक स्टेज ऐसी आएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एक स्टेज ऐसी आएगी जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण वो वापस चली जाएगी। ऐसे आई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, फिर और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि नीचे वाली लेयर की डेंसिटी और कम है, फिर उससे नीचे और कम डेंसिटी है, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड देयर विल बी अ स्टेज जब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस को फुलफिल कर लेगी और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो फॉर दिस आई, अगर इस रे का एक्चुअल पाथ ट्रेस किया जाए, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है, और ये जो जहां से निकली थी लाइट उसकी इमेज यहां बनेगी। दिस विल हैपन फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सो व्हाट विल हैपन, एक इमेज बन जाएगी बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट रेप्लिका, क्योंकि ये तो हमने एक रे ली, ऐसे यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, हर कहीं से आके वहां जा रही, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती जाएगी। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी वर्चुअल and inverted image will be formed, which will give an impression of water here, but actually there is no water. इस ऑप्टिकल इल्यूजन को मिराज बोलते हैं। When the person comes closer, it doesn't find any water, और ना ही इमेज दिखती है, दूर किसी पॉइंट से ही देखेगी, क्योंकि ये सारी रेज जो फॉल कर रही हैं, जो आ रही है यहाँ से, अगर तो इधर आ गई, अगर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी, से somebody स्टैंडिंग हियर, उसको नहीं दिख रहा है ये, क्योंकि इन रेज की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई नहीं, अभी पहले ही पहुंच गई आई तक। तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करते हुए दूर तक यहाँ पहुंचेंगी, फॉर दिस पर्सन हु इज एट अ वेरी फार ऑफ डिस्टेंस, उसके लिए इसकी इमेज बनती है। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज गिव्स एन इंप्रेशन ऑफ वाटर एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये मिराज जो है, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन, इसका जो फॉर्मेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Why diamond is so brilliant? स्पार्कलिंग क्यों होता है? ब्रिलियंट मतलब यहाँ शाइनिंग। डायमंड में क्या उसकी स्पेशलिटी है जिसके कारण इट इज ऑलवेज ग्लोइंग? अगर किसी डार्क रूम में भी डायमंड ऐसे रखा जाएगा दूर, तो वी कैन सी द शाइन ऑफ दैट डायमंड। क्यों डायमंड शाइन करता है, अंधेरे में भी दिखाई देता है? बहुत सारी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं, तो ग्लास की भी बहुत सारी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बनाई जा सकती हैं। तो ग्लास इतना ब्रिलियंट क्यों नहीं है?
The most important feature for this diamond is large value of refractive index. Refractive index is 2.42. नॉर्मल ग्लास का 1.5 होता है, वाटर का तो और कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से क्रिटिकल एंगल का वैल्यू ज्यादा होगा कम होगा? रामायण खत्म हो गई है, लास्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मैंने बोला एक ही फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल उतना कम होता है। साइन सी इज 1/μ। कल भी देखा आपने, वाटर के लिए 49 है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ग्लास का थोड़ा ज्यादा है तो 42 हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, क्रिटिकल एंगल कम। यहाँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा ही ज्यादा हो गया, तो क्रिटिकल एंगल जो होगा फॉर डायमंड C is 24 डिग्री। मतलब साइन 24 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इतना होगा 100/242। ऐसे निकालेंगे ना, साइन C is equal to 1/242 will be 100/242। 0.5 से थोड़ी कम होगी वैल्यू ये, 0.5 से कम। अगर ये 200 होता, ये 2.0 होता तो ये आना था पूरा 1/2, मतलब साइन C कितना आता? 1/2 मतलब 30 डिग्री आता है हमारा एंगल। This value is greater, so sin C is less than 30. It is 24. ठीक है, मतलब sin 24 इतना होता है। 24 डिग्री जो एंगल है ना, दिस इज स्मॉल एंगल एज कंपेयर टू जो हम पहले पढ़ रहे हैं। ये 90 हो गया, ये 45 होता है, इसका भी हाफ, दिस इज 22.5 या 22 बोल सकते हैं। दिस इज स्मॉल, ये लार्ज है एंड म्यू इज स्मॉल। यही स्पेशल फीचर है बेटा डायमंड का, लार्ज वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड भी नहीं, और स्मॉल वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जो द पर्सन हु इज एफिशिएंट इन जेम्स एंड ज्वेलरी, वो डायमंड को और थोड़ा सा ग्लोइंग बनाता है। ये होने के बाद अपनी नेचुरल फॉर्म में जब डायमंड होता है, जब उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द ओर्स, तब वो इतना ब्रिलियंट नहीं होता, ऑल्दो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही है, क्योंकि तब उसकी एक रैंडम शेप होती है। द पर्सन हु डील्स विद जेम्स एंड ज्वेलरी वो क्या करता है, इस डायमंड की कटिंग करके इसके मल्टीपल फेसेस बनाता है, और जब ये मल्टीपल फेसेस बन जाएंगे, मल्टीपल फेसेस बनेंगे, एक तो पहले ही क्रिटिकल एंगल कम होने के कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज्यादा चांस है, और दूसरा जब मल्टीपल फेसेस होंगे ना, तो वो प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी फॉर द रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस। तो अगर रे ऑफ लाइट जाएगी अंदर, एक तो नहीं जाएगी, बहुत सारी रेज जाती हैं अंदर, तो इसमें से मैक्सिमम रेज जो है सी स्मॉल होने के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण अंदर ही घूमती रहती है। सो दैट इज व्हाई इट अपीयर्स स्पार्कलिंग। ठीक है, दिस इज द की पॉइंट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हायर and because of that critical angle is small, and that is why when the reflection takes place from multiple faces, the probability of light remaining inside increases. ठीक है, इसलिए वो ग्लो करता है। That's all in total internal reflection. Thank you.